हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का फर्स्ट पेपर लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों का अभी जो है क्लास चल रहा था स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी क्या कुछ दिनों से आप लोगों की क्लासेस थोड़ी सी स्थगित थी, क्योंकि बीच में क्या था, बीए जो हमारे बच्चे बीए सेकेंड सेमेस्टर का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो उनका हम आंसर की अभी कल की क्लास में लगाए थे स्टूडेंट। और मेरे मॉडल पेपर से उनका जो है 67 क्वेश्चन जो है फंसा था स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे द्वारा जो भी मतलब मैं आप लोगों को कंटेंट दे रही हूँ, उसको आप लोग बहुत बारीकी से और अच्छे से आप लोगों पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज आप लोगों का हम फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आपका ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास बोलते हैं। तो ये आप लोगों का आज मैं जो है फर्स्ट पेपर लेकर आई हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर आप लोगों का क्या नाम था, तो फर्स्ट पेपर का नाम है आप लोगों का कि पर्सन विथ डिसएबिलिटी, यानी व्यक्ति में विकलांगता, ठीक है। पेपर क्या है आपका, ये फर्स्ट है, व्यक्ति में विकलांगता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है स्टूडेंट, तो आपका एग्ज़ाम जो है 18 जुलाई 2024 को होने वाला। तो अब देखिए, आज आप लोगों के लिए हम जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए स्टूडेंट। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट आप लोगों का कि श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड्स के प्रकार कौन से हैं, यानी जो मतलब सुनने के लिए कौन कौन से यंत्र होते हैं, या जो बच्चे कम सुनते हैं उनको सुनने के लिए कौन कौन से यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, तो पॉकेट मॉडल यंत्र, पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र। दूसरा है कान के पीछे लगाए जाने वाला श्रवण यंत्र। तीसरा ऑप्शन है आपका कान में पहना जाने वाला यंत्र। चौथा ऑप्शन है चश्मे के प्रकार का श्रवण यंत्र। और पांचवा क्या है, बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र। और छठा है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये सभी जो है आपके उपरोक्त सभी, ये सभी जो है आपके क्या है, श्रवण यंत्र यानी सुनने वाले यंत्र से संबंधित है। देखिए, पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि ऐसा यंत्र या ऐसा डिवाइस जो कि क्या है पॉकेट में लगाकर रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जो माने जो बच्चे कम सुनते हैं उनको सुनने में मदद मिलती है। कान के पीछे लगाए जाने वाला यंत्र, तो ये भी आप जानते हैं कि एक छोटी सी डिवाइस होती है जो क्या करते हैं, कान के पीछे लगाया जाता है। कान में पहनने वाला, जैसे हम लोग ब्लूटूथ ईयर फ़ोन वगैरह सब पहनते हैं ना, उसी तरह से क्या है कान में पहनने वाला यंत्र होता है। चश्मे के प्रकार का श्रवण यंत्र, यानी चश्मे के जो आकार होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या है श्रवण यंत्र को जो है फिट कर दिया जाता है वैसा। और फिर क्या, बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र, यानी कि कहने का मतलब क्या, कि जो कान की जो हड्डी होती है अंदर में स्टूडेंट, अगर वो फेल हो गई तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है मतलब सुनने वाली जो मशीन लगा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इंडक्शन लूप सिस्टम किससे संबंधित है, ठीक है। इंडक्शन लूप सिस्टम जो है किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ध्वनि को बेहतर करने की तकनीक। दूसरा ऑप्शन है सुनने में सहायक। तीसरा ऑप्शन है श्रवण बाधिता यंत्र। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इंडक्शन लूप सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह जो है आप लोगों को मतलब जो बच्चे कम मतलब सुनते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का एक क्या है आपका मतलब सहायक यंत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे मतलब ऊंचा सुनते हैं, तो इसमें उनको लगाने से क्या होता है, उन बच्चों को जो है सुनने में सुविधा होती है। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसमें क्या है, इसमें मतलब एक ऐसा डिवाइस होती है जो क्या एक ऐसी तरंगे निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, जो श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनको जो है माने भाषा को ट्रांसफ़र करके, या यूँ कह सकते हैं कि भाषा को वो बताते हैं, जिससे कि उनको सुनने में सहायता मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न है कि ध्वनि को बेहतर करने की तकनीक निम्न में से कौन
कौन सी है, यानी कौन कौन से यंत्र होते हैं जो मतलब कौन कौन सा यंत्र होता है जो ध्वनि को बेहतर करता है, जिससे क्या है कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से सुन सके। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में हम देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्वनि को मतलब बेहतर करने के सारे जो है यंत्र के नाम दिए गए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहला यंत्र क्या है स्टूडेंट आपका, पर्सनल एंड ग्रुप हार्डवेयर। पहला क्या नाम है इसका दिए स्टूडेंट आपका, पर्सनल एंड ग्रुप हार्डवेयर सिस्टम। दूसरा क्या है, इंफ्रारेड सिस्टम। ठीक है, इंफ्रारेड सिस्टम। फिर क्या है, लूप इंडक्शन सिस्टम, अभी देखिए ऊपर गया है। फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम। और पांचवा क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जितने भी यंत्र हैं ये क्या है, श्रवण बाधित यंत्र, श्रवण बाधित बालकों के लिए जो है सुनने के लिए इनका उपयोग जो है किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए जो है आप लोगों को से एक हम्बल रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है अभी पता नहीं है कि उनका जो है 4 पेपर होने वाला है। ठीक है, 3 पेपर के बारे में तो वो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन चौथे पेपर के बारे में वो बच्चे नहीं जानते हैं। तो चौथा पेपर आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि क्या है चौथा पेपर आप लोगों का, कि भारत में मानवाधिकार के मूलभूत बातें। ठीक है, ज़्यादातर तो क्या मानवाधिकार के नाम से जो है आप लोगों का पेपर जो है फेमस है। ठीक है, मानव अधिकार के नाम से जो है आप लोगों का पेपर फेमस है। उसकी भी कुछ क्लास जो है आप लोगों का हम यूट्यूब पर 3 लेक्चर टोटल दे चुके हैं स्टूडेंट, चौथा लेक्चर मुझे देना है। ठीक है, और टोटल आपका चौथे पेपर को हम बताए हैं कि 10 वीडियो में आप लोगों का चौथा पेपर हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी क्या है कुछ दिन आप लोगों को हम फर्स्ट पेपर भी पढ़ा दे रहे हैं, ताकि इसमें भी आप लोगों को जैसे कोई भी दिक्कत न हो कि मैम ने सिर्फ 4th पेपर पढ़ाया और फर्स्ट पेपर को लीव कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर सारे पेपर के जो है MCQ आप लोगों को मैं दूंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारे जितने हैं ये सारे ऑप्शन हमने क्या बताया कि श्रवण से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्रवण संवेदना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है कि श्रवण संवेदना को आपका फिर खाली स्थान है की इकाई नापी जाती है, यानी किसमें हम नापते हैं श्रवण को, यानी ध्वनि को। श्रवण मतलब ध्वनि को, आवाज को हम किसमें नापते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ल्यूमेन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन। तीसरा ऑप्शन है डेसिबल। और चौथा ऑप्शन है सेंटीग्रेड। तो हम सभी जानते हैं कि ध्वनि को हम किस में नापते हैं स्टूडेंट, तो डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो पांचवा प्रश्न है कि श्रवण बाधित बालकों के लिए, ठीक है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, यानी किन आधार पर जो है हम श्रवण बाधित बालकों को बांटते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन पहला क्या है, बुद्धि लब्धि। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डेसिबल अंक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि शैक्षिक उपलब्धि। और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये आप लोगों को अभी हमने बताया कि जो ध्वनि होती है उसको हम किस में मापते हैं स्टूडेंट, तो हमने आप लोगों को बताया कि ध्वनि को नापने के लिए या मापने के लिए कौन से यंत्र का हम उपयोग करते हैं। तो अभी बताया ना स्टूडेंट कि डेसिमल अंक का जो है उपयोग करते हैं। डेसिमल अंक का जो है क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्रवण बाधितों की आरंभिक अवस्था में मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, यानी श्रवण बाधित जैसे कोई भी बच्चा हो गया तो उसमें मुख्य भूमिका जो होती है किसका होता है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका सांकेतिक भाषा का। दूसरा ऑप्शन है श्रवण उपकरणों के उपयोग का। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण संप्रेषण। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट, इस उपरोक्त सभी का। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, सॉरी यहाँ पर उपरोक्त नहीं होगा, याद रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवण उपकरणों का। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, श्रवण उपकरणों का जो है अहम भूमिका होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि
विकलांग बालक को शिक्षित करने के लिए किन आयामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा विकलांग बालक यानी जो भाषा विकलांग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो बच्चे बोलने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं, तो ऐसे बालकों के लिए हम मतलब किसका उपयोग करते हैं या कौन से आयाम होते हैं। तो याद रखिएगा कि इसके लिए क्या है स्टूडेंट, 2 आयामों का हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं। भाषा बाधित बालकों के लिए जो है कौन सा आपका आयाम चलता है, तो याद रखिएगा कि 2 आयाम का जो है ज़्यादा जैसे प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है निगमनता उपागम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अनिगमनता उपागम। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट आपका, थर्ड ऑप्शन क्या दिया होगा कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भाषा बाधित बालकों के शैक्षिक प्रावधान के लिए आवश्यक बिंदु हैं। कौन कौन से जो है बिंदु जो हैं आवश्यक होते हैं भाषा बाधित बालकों के लिए। नहीं, भाषा सीखने वाले जो बालक होते हैं, भाषा बाधित का मतलब क्या हुआ, भाषा सीखने में जिनको कठिनाई होती है या वो जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा बाधित बालक बोलते हैं। तो उनके लिए शैक्षिक प्रावधान क्या क्या है, क्वेश्चन आपका ये पूछा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, शिक्षक आयाम यानी शिक्षक अच्छे शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या है, शिक्षण सहायक विधि यानी किन किन विधियों से हम बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, वो सारी विधियों का मतलब अवेलेबल होना चाहिए। फिर क्या है, भाषा कौशल विकास यानी कैसे हम किसी बच्चे के अंदर अगर उस व्यक्ति या बालक के अंदर जो है भाषा का विकास जल्दी नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम कौन कौन से जो है कौशल से भाषा का विकास करा सकते हैं, ये सब। फिर क्या है, अनुकूलित पाठ्यक्रम, ऐसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, एक अनुकूलित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, शैक्षिक परागमन। और शैक्षिक परागमन मतलब जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें क्या हो, गतिशीलता हो। फिर क्या है, शिक्षण तकनीक और नए नए टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7वां ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या, किसी भी नई भाषा को सिखाने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी नई भाषा को अगर हम किसी बालक को सिखाते हैं तो उसका प्रारंभ हमें कहाँ से होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अक्षर व शब्दों के साहचर्य से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वाक्यों के निर्माण से, तीसरा ऑप्शन है शब्दों के निर्माण से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी भी बालक को या आप ही को जैसे सीखना था, तो पहले क्या था, पहले आप शुरू में क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पाई बनाना सीखते हैं। ठीक है, फिर गोला बनाना सीखते हैं, फिर दोनों को कैसे जोड़ना है ये चीज़ सीखते हैं। पहले क्या कर, फिर उसके बाद तब अक्षर में भी पहले हम क्या करते हैं, ऐसे पाई बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे गोला बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क बनाना, अक्षर सीखे, फिर अक्षर से फिर क्या हुआ, क बनाने से फिर क्या हुआ, शब्द को सीखे, शब्द के साहचर्य से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नई भाषा सीखने के लिए हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं, अक्षर वह मतलब शब्दों के साहचर्य से हम क्या करते हैं, सीखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, दूसरी भाषा सीखते समय बालक क्या अनुभव करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, अपनी मातृभाषा से दूर होने का अनुभव करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, बालक नई भाषा से डरता है। तीसरा ऑप्शन क्या, अपनी संस्कृति या परिवार से दूर होने का अनुभव करता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि दूसरी भाषा सीखते समय बालक क्या अनुभव करता है, तो बालक को हमेशा डर लगा रहता है अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा यानी जो हमारी मातृभाषा क्या है, जैसे हम लोग भारत के रहने वाले, तो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो कोई भी बच्चा अगर जैसे मान लीजिए किसी भी बालक को हम इंग्लिश सिखाते हैं, तो उस क्या हुआ, वो मातृभाषा से क्या हो सकता है, वो दूर हो सकता है। ठीक है, मातृभाषा से दूर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसे क्या होता है, अपनी मातृभाषा से क्या होता है, उसे डर लगता है स्टूडेंट। ठीक है, अपनी मातृभाषा से दूर होने का क्या होता है, डर लगता है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भाषा बाधिता में अहम भूमिका होती है, किसकी अहम भूमिका होती है। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, शिक्षक का, दूसरा ऑप्शन है माता पिता की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है
थेरेपी विशेषज्ञ की, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी की। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा बाधिता में अहम भूमिका किसकी होती है, तो शिक्षक की भी होती है, माता पिता की भी होती है, और क्या है, थेरेपी विशेषज्ञ की भी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अस्थि विकलांगता का अर्थ क्या होता है। अस्थि विकलांगता का अर्थ क्या है, ठीक है, तो हड्डियों का विकृत होना। ठीक है, ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, अस्थियों के जोड़ सुचारू रूप से काम न करना, यहाँ पर काम होगा स्टूडेंट, काम होगा, कम नहीं, काम न करना। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि अस्थि विकलांगता का मतलब क्या होता है, हड्डियां जब विकृत हो जाती हैं, विकृत मतलब कुरूपित, या मान के चलिए उसका जैसे हड्डियों का जो ढांचा है उस वो वैसा न रख, उसमें क्या है, उसमें चेंजिंग आ गया, वो विकृत हो गई, तो वो क्या हो उसी उसका मतलब भी क्या था, अस्थि विकलांगता होती है। फिर क्या है, अस्थियों के जोड़ सुचारू रूप से काम न करना। ठीक है, जो हमारी अस्थियां होती, बोन्स होते हैं, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ना, जुड़े हुए होते हैं ना स्टूडेंट, तो उनका क्या सुचारू रूप से काम न करना, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी विकलांगता के अर्थ है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर उपरोक्त दोनों है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा कि विरूपित बालक कहलाते हैं। ठीक है, किनको हम विरूपित बालक के अंतर्गत रखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग को, दूसरा ऑप्शन है विकृत हड्डियों वाले बालक, तीसरा ऑप्शन है बालकों में कुपोषण होना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए विरूपित बालक क्या होते हैं, जो शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं उनको भी हम क्या है, विरूपित बालक के रूप में हम जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, विकृत हड्डियों वाले भी बालक, अगर हड्डियों का ढांचा सही नहीं तो उससे भी क्या होगा, उससे भी उनका स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है प्रभावित होता है, तो वो भी बालक जो है आपके क्या है, विरूपित विकलांग बालक के अंतर्गत आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, और वहीं पे क्या है, बालकों में अगर कुपोषण हो जाता है, जैसे कि आप लोग सभी लोग देखते हैं कि जिनके अंदर जिनको कुपोषण हो जाता है, कुपोषण होने से क्या होता है, वो बच्चे मल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो आप देखते हैं उनके जो है मतलब जो छाती जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाता है, पेट बाहर, सॉरी छाती अंदर की तरफ दब जाता है, और पेट का होता है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो पूरी आप चाहे जो कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं उनके जो रिब्स होते हैं आप पूरे अच्छे से गिन सकते हैं। तो ये भी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं विरूपित बालक के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि भ्रूण विकास के दौरान, ठीक है, भ्रूण विकास के दौरान शारीरिक रचना को दोषपूर्ण बना देते हैं कहलाते हैं। ठीक है, भ्रूण विकास के दौरान, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, भ्रूण विकास के दौरान शारीरिक रचना को दोषपूर्ण बना देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, टीरेटोजेंस। ठीक है, टीरेटोजेंस, दूसरा ऑप्शन है स्पाइनल, तीसरा ऑप्शन है बल्बर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट आपको दिया है कि मतलब भ्रूण विकास के दौरान, यानी जब बच्चा क्या है पेट गर्भावस्था में है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान क्या है उसकी मतलब शारीरिक रचना में अगर कोई दोष पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो टीरेटोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टीरेटोजेंस बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये एक मतलब सामान्य मतलब जीवाणु, वायरस और विकिरण अन्य रासायनिक पदार्थ से जो है ये मतलब होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टीरेटोजेंस हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जो अगर क्वेश्चन अगर आ जाए आपको कि टीरेटोजेंस क्या है, तो आप याद रखिएगा कि जो टीरेटोजेंस होते हैं वो जीवाणु भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा कि टीरेटोजेंस क्या हो सकते हैं, तो याद रखिएगा कि वो क्या हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कुछ सामान्य जो टीरेटोजेंस होते हैं वो जीवाणु होते हैं। ठीक है, वायरस भी हो सकते हैं, वायरस, और क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, जो विकर्णी मतलब जो खतरनाक जो रेज होते हैं वो भी हो सकते हैं, और
अन्य रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कोई केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं। टेरोटोजेंस के अंतर्गत क्या हो सकता है, ये केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी इन्हीं की उपस्थिति से क्या होता है, भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है शारीरिक रचना में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए। हम लोग क्वेश्चन कितने थे, 13 थे ना स्टूडेंट। देखिए एक मिनट बस, वेट हाँ 14। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मांसपेशी कंकाली स्थितियों के कारण कौन सी अक्षमता उत्पन्न होती है, ठीक है। मांसपेशी यानी मसल्स में, ठीक है, मसल्स में मसल्स कंकाली स्थितियों में क्या होता है, आपकी कौन सी अक्षमता उत्पन्न होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, मांसपेशी क्षरण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अर्थराइटिस, तीसरा ऑप्शन है स्कोलियोसिस और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मांसपेशी कंकाली स्थितियों में कौन सी अक्षमता उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा कि ये सभी, मांसपेशी क्षरण भी होता है, अर्थराइटिस भी होता है और स्क्लोसिस भी होता है। स्क्लोसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि स्क्लोसिस जो होता है वो कूल्हे की हड्डी के सिरे गोल के स्थान पर, जैसे जो कूल्हा होता है स्टूडेंट, तो वहाँ की हड्डी जो होती है वो गोल होती है, तो गोल के स्थान पे क्या होती है, वहाँ की हड्डी जो है चपटी होने लगती है, ठीक है। गोल ना होगा क्या हो जाएगी, वो चपटी हो जाएगी। उसी चपटी होने के साथ, चपटी जब हड्डी हो जाती है कूल्हे की, तो उसमें क्या होता है, कूल्हे का असामान्य आकार, कमर और रीढ़ के असमान घुमाव के कारण कूल्हे के जोड़ को गति जो है देना वो बंद कर देता है, या यूं कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, ये असंभव कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्क्लेरोसिस हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। अभी अगला प्रश्न आपके अगले में है स्टूडेंट, ठीक है। ये PDF हमने आप लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो अगला 16 क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को सामने लेकर आते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आप लोगों के सामने है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका, कि मांसपेशी कंकाली स्थितियों के कारण अक्षमताएं होती हैं, ठीक है। मांसपेशी कंकाली स्थितियों के कारण मतलब कितने तरह की जो है अक्षमताएं जो है पाई जा सकती है। स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्क्लेरोसिस, दूसरा ऑप्शन है क्लब फुट, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोमाइलिटिस और चौथा ऑप्शन है आर्थ्रोग्रोपोसिस और पांचवा है आपका उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्क्लेरोसिस को तो अभी हमने बताया। देखिए क्लब फुट क्या होता है, तो क्लब फुट का मतलब होता है स्टूडेंट की मतलब जो हमारे मतलब एक या दोनों पैर में जो एड़ी के जोड़ होते हैं, ठीक है, जो एड़ी के जोड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एड़ी हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो जो एड़ी पर जो ज्वाइंट्स पाए जाते हैं यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है घूम जाते हैं, ठीक है। एड़ी के जो जोड़ होते हैं वो क्या हो जाएगा, अंदर या बाहर की तरफ घूम जाते हैं, और जिससे क्या होता है, बच्चे को मतलब खड़ा होना और चलने में कठिनाई होती है। वही हमारा क्या है, आपका क्लब फुट के अंतर्गत आता है। अब आइए बात करते हैं हम ऑस्टियोमाइलिटिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह क्या होता है, यह एक प्रकार का मतलब हड्डियों में होने वाला एक जीवाणु से संक्रामक रोग होता है ना, ठीक। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या है, ये आपका मतलब एक जीवाणु संक्रमण रोग है। क्या है स्टूडेंट, आपका जीवाणु संक्रमण रोग होता है, ठीक है। फिर क्या है आपका आर्थ्रोग्रोपोसिस क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें हाथ पैर की मांसपेशियां सामान्य से मतलब सामान्य जो आकार होना चाहिए उससे क्या होती है, बहुत छोटी या दुर्बल हो जाती है या होती जाती रहती है, ठीक है। तो आर्थ्रोग्रोपोसिस का मतलब आप समझ लीजिए कि हाथ पैर की जो मांसपेशियां, ठीक है। ग्रेपोसिस से आप जानिएगा कि मांसपेशियों की बात हो रही है, और इसमें क्या होती है, जो हाथ और पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो सामान्य स्थिति से क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं या फिर छोटी होती जाती हैं, यानी दिन पर दिन क्या हो जाएंगी, इसमें छोटापन आता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखिए कि इन सब का भी मतलब हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि क्लब फुट के लक्षण है, ठीक है। तो अभी
आपको हमने बताया कि इसमें एक या दोनों पैर की एड़ी के जोड़ जो है अंदर की ओर घूम जाते हैं। फिर क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों पैर के जोड़ बाहर की ओर घूम जाते हैं, भी होता है अंदर या बाहर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, कि बच्चे का खड़ा होना या चलना कठिन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लब फुट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अभी इसको भी हमने बता दिया कि स्कोलियोसिस के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए हमने बताया ना कि कूल्हे की हड्डी चपटे हो जाते हैं, ये भी बात आपका सही है। कूल्हे का असमान आकार हो जाता है। ठीक है, कमर व रीढ़ में असमान घुमाव के कारण कूल्हे के जोड़ को गति देना कठिन हो जाता है, ये भी बात सही है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा हड्डियों में होने वाला एक प्रकार का जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। अभी आप लोगों को हमने बताया स्टूडेंट कि जो जीवाणु जनित रोग कौन सा था, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस था। कौन सा स्टूडेंट था, ऑस्टियोमाइलाइटिस था, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मिर्गी या अपस्मार के दौरे होते हैं। ठीक है, मिर्गी या अपस्मार के दौरे होते हैं, या कितने प्रकार के दौरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिर्गी या अपस्मार के दौरे कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्या ऑप्शन दिया, ग्रांड माल, दूसरा ऑप्शन है पेटिट माल, तीसरा ऑप्शन है मनोगतिक दौरा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी क्या है आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ग्रांड माल का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रांड माल में इसमें जो बच्चे होते हैं वो दौरे के समय क्या होता है, इनमें जो है शरीर में क्या हो जाता है, ऐठन आने लगता है स्टूडेंट। ठीक है, ऐठन, ठीक है, और क्या है उन हड्डियों में क्या होगा, कड़ापन आने लगता है स्टूडेंट। ठीक है, कड़ापन आने लगता है, और मतलब झटके जो होते हैं वो मतलब जल्दी जल्दी लगते हैं। ठीक है, झटके जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी लगते हैं, जबड़े जो है मतलब बिल्कुल कस जाते हैं, और बच्चा जो होता है मतलब उनके गले से जो होती हैं अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं, किसमें, ग्रांड माल दौरे में। ठीक है, दूसरा फिर क्या है आपका पेटिट माल। पेटिट माल का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यह मतलब सौम्य प्रकृति का बहुत थोड़ी अवधि का दौरा होता है। मतलब इसमें क्या है, दौरा जो होता है मान कर चलिए 5 से 10 सेकेंड का होता है। इसमें जो दौरा होता है मतलब मिर्गी का जो दौरा पड़ता है वो 5 से 10 क्या है स्टूडेंट, सेकेंड का दौरा पड़ता है। और इसमें क्या है मतलब इसमें जो है बेहोशी नहीं आती, लेकिन इसमें कोई बच्चा जो होता है वो बेहोश नहीं होता है, लेकिन बच्चे की जो कंडीशन होती है वह संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मनोगतिक दौरा क्या होता है, तो मनोगतिक दौरे में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब वो दौरा जो होता है स्टूडेंट, इसमें दौरे का दोहरा होता है, मतलब अभी आया फिर तुरंत क्या हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा। जो गतिविधियाँ होती हैं मतलब बॉडी की जो गतिविधियाँ होगी वो अनियंत्रित और अनियमित हो जाती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पोलियो या बाल पक्षाघात के प्रकार है। पोलियो या बाल पक्षाघात के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पहले आप याद रख लीजिएगा कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, एंसेफेलाइटिक है, दूसरा ऑप्शन है स्पाइनल, तीसरा ऑप्शन है बल्बर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंसेफेलाइटिक का मतलब क्या होता है, तो ये जो है आपका मस्तिष्क के सेरेब्रम वाले हिस्से में जो है पक्षाघात होता है। फिर क्या, स्पाइनल का मतलब है स्टूडेंट, आपको बताया था रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें क्या है मतलब वायरस की गति का नियंत्रण करने वाली नाड़ियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, और जो है भारत में पाए जाने वाला पोलियो प्रमुख रूप से स्पाइनल प्रकार का ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्पाइनल ही मतलब रीढ़ की हड्डी ही तो प्रभावित होती है ना पोलियो में। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, स्पाइनल पोलियो ही पाया जाता है। अब बल्बर में क्या होता है, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, संक्रमण ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन में स्टेम होता है या अनुमस्तिष्क जो होता है स्टूडेंट, उसके हिस्से को जो है वो प्रभावित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि अस्थि बाधित बालकों की पहचान कैसे की जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, जोड़ों में हमेशा दर्द रहना। ठीक है, चलते फिरते गिर जाना। दूसरा ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है लड़खड़ा कर चलना। फिर क्या है, चलने उठने तथा बैठने में कठिनाई का अनुभव करना। और पांचवा क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अस्थि बाधित बालकों की हम पहचान क्या है,
उसके उसके जोड़ों में हमेशा दर्द रहेगा, चलते चलते वह व्यक्ति जो है गिर जाता है, लड़खड़ा कर चलता है, उसको उठने बैठने में क्या है अगर कठिनाई है तो इसका मतलब कि क्या है वो अस्थि बाधित से जो है ग्रसित है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लार्डोसिस किससे संबंधित है। ठीक है, आपका ऑप्शन में रहेगा लार्डोसिस किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि पोलियो से। ठीक है, पोलियो के अलावा अगर दूसरा ऑप्शन, आप पहला ऑप्शन दे दिया पोलियो, दूसरा ऑप्शन दे देगा अस्थि अस्थि अक्षमता। ठीक है, क्या देगा, अस्थि अक्षमता देगा या अस्थि बाधिता दे दिया, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अस्थि बाधिता से जो है आपका क्या है लार्डोसिस जो है संबंधित है। ठीक है, अस्थि बाधिता से क्या है लार्डोसिस संबंधित होता है। तो पोलियो क्या है, पोलियो आपका एक बीमारी जो है वो अस्थि बाधिता से ही ना संबंधित है, तो याद रखिएगा कि लार्डोसिस जो है किससे संबंधित है, तो पोलियो से। पोलियो जो है किससे संबंधित है, अस्थि बाधिता से। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने आपको लार्डोसिस का मतलब भी बता दिया स्टूडेंट कि जब पोलियो के कारण उदर, ठीक है, उदर यानी पेट, कूल्हे उदर यानी पेट तथा कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं एवं संकुचित हो जाती हैं, तो पीठ के अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ठीक है, ये धंस जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, लार्डोसिस बोला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है कि काइफोसिस के लक्षण है। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए स्टूडेंट कि काइफोसिस क्या है, तो ये भी आपका एक अस्थि विकलांगता से संबंधित है। तो काइफोसिस का मतलब क्या होता है, तो रीढ़ के पिछले भाग में उभार का आना, दूसरा ऑप्शन है पीठ में कुबड़ आ जाना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों का आगे झुक कर चलना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो मतलब रीढ़ के पिछले भाग में उभार आना, जैसे कुबड़ आप देखते हैं ना स्टूडेंट, निकल जाता है पीठ पर कुबड़ उभार का आना, या पीठ में कुबड़ निकल जाना, पीछे जो है गोल सा बड़ा सा निकल जाता है। फिर क्या है आपका बच्चों का आगे जैसे कुबड़, जैसे मान लीजिए ये किसी ह्यूमन का सॉरी देखिए ये अगर किसी ह्यूमन का अगर ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पीठ वाले पोर्शन पे यहाँ पर कुबड़ निकल जाता है। ठीक है, तो कुबड़ निकलने की वजह से क्या होता है, वो बच्चा थोड़ा सा क्या होता है झुक कर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स जो है किससे रिलेटेड है स्टूडेंट, आपके जो है काइफोसिस से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन क्या 1982, दूसरा ऑप्शन 1984, तीसरा ऑप्शन 1985 और चौथा ऑप्शन है 1986। स्टूडेंट याद रखिएगा कि विकलांगों का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 1982 ईस्वी में घोषित किया गया था। और किस देश ने घोषित किया था स्टूडेंट, मतलब विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किस देश ने किया था, तो याद रखिएगा कि यूनेस्को ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट, यूनेस्को के द्वारा जो है विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया था। ठीक है, और ये किस सन में किया गया था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 20 सितंबर। ठीक है, कब किया गया था, 20 सितंबर 1959 ईस्वी में। 20 सितंबर 1959 ईस्वी को क्या क्या किया गया था, विकलांगों के लिए जो है मतलब वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया था स्टूडेंट। ठीक है, क्या है स्टूडेंट याद रखिएगा, निर्णय लिया गया था। ठीक है, और लेकिन घोषित कब हुआ, मतलब पूरी तरह से कब लागू हुआ, तो 1982 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका मार्च माह के तृतीय रविवार को, दूसरा ऑप्शन है फरवरी माह के तृतीय रविवार को, तीसरा ऑप्शन है आपका जनवरी माह के तृतीय रविवार को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि विश्व विकलांग दिवस जो है कब मनाया जाता है स्टूडेंट, तो हम बताएंगे कि मार्च माह के तृतीय रविवार को, यानी जो तीसरा जो संडे पड़ता है स्टूडेंट, उस दिन क्या करते हैं, उसी दिन हम विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। प्रति वर्ष जो है मार्च के तीसरे रविवार को हर देश में क्या है जो है विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, खैर हम रिक्वेस्ट मैं करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे देख रहे होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर कहीं आप लोगों को किसी तरह की कोई डाउट्स है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन आप लोग प्लीज़
कम से कम 1 लोग जो है 2 लोगों को आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट। वीडियो को चालू करके तुरंत लाइक कर दिया करिए, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विकलांगों के लिए विश्व विकलांग दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया। तो याद रखिएगा कि विकलांगों के लिए जो है विश्व विकलांग दिवस मनाने के लिए भी एक सम्मेलन का जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया गया, और वो उस सम्मेलन का नाम क्या है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि उस सम्मेलन का नाम क्या है, तो ज्यूरिख सम्मेलन है, ठीक है। क्या नाम है स्टूडेंट, ज्यूरिख सम्मेलन में विश्व विकलांगों के लिए क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था कि नहीं विश्व विकलांग दिवस भी मनाना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए विश्व विकलांग दिवस मनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया। ये अभी आप लोगों के ऊपर इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, तो उसको हालांकि मैंने उसका आंसर उसी समय बता दिया था। क्या बताया था आपको कि 20 सितंबर 1959 ईस्वी को विश्व विकलांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, और किस सम्मेलन में लिया गया था। तो अभी इसके पहले आपका प्रश्न आया था, उसमें हमने क्या बताया स्टूडेंट कि ज्यूरिख सम्मेलन में जो है विश्व विकलांग दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया था। ज्यूरिख सम्मेलन में क्या था, विश्व विकलांग मनाने का जो है निर्णय लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। किस वर्ष में जो है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। तो आइए देखिए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका 1993, दूसरा 1994, 1995 और 1996। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 1993 में क्या क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि भारत में अस्थि बाधितों हेतु कितने विशिष्ट रोजगार कार्यालय की स्थापना हुई है। तो याद रखिएगा कि विशिष्ट रोजगार कार्यालय की स्थापना जो है 23 हुई है स्टूडेंट, और सामान्य रोजगार कार्यालय की स्थापना जो है 55 हुई है, ठीक है। इसको मैंने वो लाइनर में आंसर दे दिया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने बाधितों हेतु, ठीक है, कितने क्षेत्रीय कार्य बल स्थापित किए हैं। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने बाधितों हेतु यानी अस्थि बाधितों हेतु के लिए कितना क्षेत्रीय कार्य का जो है मतलब उन्होंने स्थापित किया स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 4, ठीक है। वो 4 कौन कौन से राज्य में है, तो देखिए अभी उससे आगे क्वेश्चन आपका कि देखिए वो चारों राज्य के नाम यहाँ पे है स्टूडेंट, कि भारत सरकार ने बाधितों हेतु किस राज्य में क्षेत्रीय कार्य बल स्थापित किए हैं। तो कोलकाता में किए हैं, मद्रास में किए हैं, मुंबई में किए हैं और दिल्ली में किए हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार ने अस्थि बाधितों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, केंद्र सरकार ने जो है अस्थि बाधितों के लिए 3% का जो है आरक्षण जो है क्या है निर्धारित किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। 33 क्वेश्चन आज आपके लिए था स्टूडेंट, ठीक है। आप आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इससे मेरे को भी मनोबल मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पर आज पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से करते रहिए।